अब हम लोग साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? आइए सबसे पहले इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। 1919 का जो अधिनियम बना था, उसकी समीक्षा के लिए जो है एक आयोग गठित किया जाना था। तो 1919 में बना था, तो कायदे से तो समीक्षा के लिए जो आयोग गठित किया जाना था वो 1929 में किया जाना था, लेकिन 2 साल पहले ही गठित किया गया था, तो जिसको साइमन कमीशन का नाम दिया गया था। तो देखिए, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन, या इसको कह सकते हैं भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसको इसका दूसरा नाम साइमन कमीशन भी है। इस उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था स्टैनली बाल्डविन। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, स्टैनली बाल्डविन। ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। तो इनको ये था कि 2 साल के बाद सरकार बदलनी है, अगर लेबर पार्टी का सदस्य कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो भारतीयों के पक्ष में कोई ऐसा नियम न बना दे। इसलिए इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन का गठन कर दिया था। इस साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, और सबसे बड़ी बात थी कि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे। जॉन साइमन उदारवादी थे, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए जो है इस आंदोलन का बहिष्कार किया गया था। इस आंदोलन के बहिष्कार के पीछे असली वजह यही थी कि इसमें जितने सदस्य बनाए गए थे, इसके सारे सदस्य जो है अंग्रेज थे। और इसके बाद क्या होता है कि यह कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, और ये उदारवादी दल के थे। फिर जो अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, इस साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय कहां लिया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दिसंबर 1927 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो उस अधिवेशन में साइमन का विरोध करने का, या साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया गया जो है। और ये कमीशन जहां जहां भी गया, इसके विरोध में नारे लगाए गए, साइमन गो बैक। ये देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में पूछा जाता है। लाला लाजपत राय की इसी में विरोध में इन पर जो है लाठीचार्ज होता है, लाठियों से पीटा जाता है, बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो चूंकि लाला लाजपत राय बीमार हालत में थे, इन्होंने भी जो है इसके विरोध में जो है नारे लगाए थे जुलूस के साथ, जिसमें इनको लाठियों के साथ जो है पीटा जाता है, बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इनका जन्म लाला लाजपत राय का 1865 में हुआ था, और मृत्यु इनकी 1928 में हुई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण, इनको पंजाब केसरी की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपाधि थी पंजाब केसरी, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद जब साइमन कमीशन की बात खत्म होती है, चला जाता है, तो फिर नेहरू रिपोर्ट की बात आती है। तो नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है। कब की जाती है? 1928 ईस्वी में। तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में क्या था, देखिए जितने भी तथ्य बता रहे हैं सब परीक्षा केंद्रित तथ्य है। तो इस रिपोर्ट में क्या था कि इसमें डोमिनियन स्टेट्स, या भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार करना था। डोमिनियन संविधान का इसमें खाका तैयार करना था। और इसको तैयार करने के लिए सर्वदलीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, सर्वदलीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसके अध्यक्ष, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें 2 मुस्लिम भी शामिल थे इस रिपोर्ट में। 2 मुस्लिमों सहित टोटल इस आयोग में, नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में जो आयोग बना था, इसमें टोटल जो है, या समिति बनी थी, इसमें टोटल 9 लोग शामिल थे। ये पूछा जाता है कि कितने लोग शामिल थे, तो इसमें टोटल 9 लोग शामिल थे, जिसमें 2 मुस्लिम थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद इसमें जो है इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखी गई थी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि इसमें
सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर जो जो ये बात हुआ था पहले कि हमको पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए सांप्रदायिक आधार पर, तो इसमें यह था कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर अल्पसंख्यकों के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। इसमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। आइए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन कब हुआ था और किसने किसने किया था उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। ये बहुत महत्व पूछा जाता है परीक्षा में। और इस लीग का उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। क्या था इसमें? इसका उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। तो आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन। ये स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। तो आइए स्वराज पार्टी का गठन क्यों होता है इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था तो असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना हुई थी। पिछले क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था। और चौरी चौरा की हिंसक घटना होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो जिसके उपरांत यहाँ की जनता में या जो असहयोग आंदोलन से लोग जुड़े हुए लोग थे उनमें बड़ी घोर निराशा व्याप्त हो गई। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए जो है उन्होंने एक विकल्प के रूप में कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस में कई गुट काम करते थे। कुछ लोग चाहते थे कि जो आंदोलन वापस ले लिया गया इसको किसी तरीके से आगे चलाया जाए। कुछ लोग जो है परिवर्तन के विरोधी थे और कुछ लोग परिवर्तनवादी थे। तो जैसे परिवर्तन के विरोधी थे जो गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे, जैसे राजगोपालाचारी थे, ये गांधी जी के परिवर्तन विरोधी थे। लेकिन वही दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जो है ये परिवर्तनवादी थे। तो इन्होंने सोचा कि कांग्रेस के अंदर ही हम एक नई पार्टी का गठन करके अब विधानसभा के अंदर प्रवेश करके इस लड़ाई को आगे जारी रखा जाए। तो आइए हम लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जैसे हमने आपसे भी चर्चा किया कि लोगों में निराशा व्याप्त हो गई थी और लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। क्योंकि गांधी जी चाहते थे, रचनात्मक कार्य करने के इच्छुक थे कि आगे अब रचनात्मक कार्य किया जाए, कुछ समय के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन वही कुछ नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन्होंने जो है एक नई विचारधारा या एक नई राजनीतिक धारा को जन्म दिया। ये चाहते थे कि विधानसभा में प्रवेश करके इस आंदोलन को आगे जारी रखा जाए। तो इन्होंने क्या किया, विधानमंडल के भीतर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार इन्होंने लाया जो है। तो कांग्रेस का गया में अधिवेशन होता है 1922 ईस्वी में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस का जो गया अधिवेशन होता है वह 1922 ईस्वी में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं, जिनको सीआर दास कहा जाता है। सीआर दास करते हैं और इस प्रस्ताव को लाते हैं कि विधानसभा के अंदर जो है या विधान भवन के अंदर जो है चुनाव के माध्यम से जा करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे क्षुब्ध होकर के सीआर दास जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। और जनवरी 1923 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, कौन, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग मिलकर के एक स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव के माध्यम से प्रवेश कर 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम जो बना था उसका विरोध करना था। 1919 में जो भारत शासन अधिनियम बना था उसका विरोध करना था। और ये जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, इसमें पूछा जाता है इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो इस पार्टी के अध्यक्ष सीआर दास थे, अर्थात चित्तरंजन दास। और जो इसके महासचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे, एमएल नेहरू इसके महासचिव थे। इसके जो अन्य नेता थे,
महत्वपूर्ण नेता थे। उनमें जैसे इनका नाम बहुत फेमस है, श्रीनिवास अयंगर। ये मद्रास प्रांत के स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। क्योंकि स्वराज पार्टी का अनेक प्रांतों में इसकी स्थापना की गई थी, तो मद्रास प्रांत के स्वराज पार्टी के संस्थापक श्रीनिवास अयंगर थे, वो इसके महत्वपूर्ण नेता थे। और दूसरे एनसी केलकर का भी नाम आता है, ये भी महत्वपूर्ण नेता थे। फिर सीआर दास की स्वराज पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसके अन्य नेता विट्ठल भाई पटेल ये 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी चुने गए, या केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और आइए हम लोग बस ये जितने फैक्ट बताए महत्वपूर्ण फैक्ट है, आइए कुछ हम लोग सीआर दास के बारे में चर्चा कर देते हैं। देखिए, सीआर दास का कहने का मतलब है चित्तरंजन दास से है। चित्तरंजन दास ने इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई की, और बैरिस्टर से पढ़ाई करने के बाद यहाँ भारत में वकालत करने लगे। वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पूछा जाता है, कि इन्होंने अलीपुर बम कांड के केस में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो सीआर दास जो है, सीआर दास का नाम अलीपुर बम कांड में जो अरविंद घोष उसमें जो है फंसे थे, नामजद थे, उसमें इन्होंने इस केस में अरविंद घोष की तरफ से इन्होंने क्या किया था कि उनका बचाव किया था, जिससे अरविंद घोष रिहा हो गए थे। तो इसमें सीआर दास की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। फिर सीआर दास ने कहा था स्वराज के विषय में कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। सीआर दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। 16 दिसंबर 1922 को एक इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन भी किया जाता है। ये देखिए, इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन किया जाता है। इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन कौन कौन लोग थे इसमें शामिल? एक तो मदन मोहन मालवीय थे, दूसरा मोतीलाल नेहरू थे। और यही मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से भी संबंधित थे। और 1922 में उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम इंडिपेंडेंट पार्टी था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसमें दो लोग थे, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू थे। और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे। ये भी पूछा जाता है, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे। अब हम लोग साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, आइए सबसे पहले इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। 1919 का जो अधिनियम बना था, उसकी समीक्षा के लिए जो है एक आयोग गठित किया जाना था। तो 1919 में बना था, तो कायदे से तो समीक्षा के लिए जो आयोग गठित किया जाना था वो 1929 में किया जाना था, लेकिन 2 साल पहले ही गठित किया गया था, तो जिसको साइमन कमीशन का नाम दिया गया था। तो देखिए, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन, या इसको कह सकते हैं भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका दूसरा नाम साइमन कमीशन भी है। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था स्टैनली बाल्डविन। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, स्टैनली बाल्डविन ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। तो इनको ये था कि 2 साल के बाद सरकार बदलनी है, अगर लेबर पार्टी का सदस्य कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो भारतीयों के पक्ष में कोई ऐसा नियम न बना दे। इसलिए इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन का गठन कर दिया था। इस साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, और सबसे बड़ी बात थी कि इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे। जॉन साइमन उदारवादी थे। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए जो है इस आंदोलन का बहिष्कार किया गया था। इस आंदोलन के बहिष्कार के पीछे असली वजह यही थी कि इसमें जितने सदस्य बनाए गए थे, इसके सारे सदस्य जो है अंग्रेज थे। और इसके बाद क्या होता है कि यह कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, और ये उदारवादी दल के थे। फिर जो अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, इस साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय कहां लिया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दिसंबर 1927 ईस्वी में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो उस अधिवेशन में साइमन का विरोध करने का, या साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया गया जो है। और ये कमीशन जहां जहां भी गया,
इसके विरोध में नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, ये देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में पूछा जाता है, लाला लाजपत राय की इसी में विरोध में इन पर जो है लाठीचार्ज होता है, लाठियों से पीटा जाता है, बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो चूंकि लाला लाजपत राय बीमार हालत में थे, इन्होंने भी जो है इसके विरोध में जो है नारे लगाए थे जुलूस के साथ, जिसमें इनको लाठियों के साथ जो है पीटा जाता है, बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इनका जन्म लाला लाजपत राय का 1865 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1928 में हुई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण, इनको पंजाब केसरी की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपाधि थी पंजाब केसरी, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद जब साइमन कमीशन की बात खत्म होती है, चला जाता है, तो फिर नेहरू रिपोर्ट की बात आती है। तो नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है। कब की जाती है? 1928 ईस्वी में। तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में क्या था, देखिए जितने भी तथ्य बता रहे हैं सब परीक्षा केंद्रित तथ्य है। तो इस रिपोर्ट में क्या था कि इसमें डोमिनियन स्टेट्स या भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार करना था। डोमिनियन संविधान का इसमें खाका तैयार करना था। और इसको तैयार करने के लिए सर्वदलीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, सर्वदलीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसके अध्यक्ष, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें 2 मुस्लिम भी शामिल थे इस रिपोर्ट में। 2 मुस्लिमों सहित टोटल इस आयोग में, नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने में जो आयोग बना था, इसमें टोटल जो है या समिति बनी थी, इसमें टोटल 9 लोग शामिल थे। ये पूछा जाता है कि कितने लोग शामिल थे, तो इसमें टोटल 9 लोग शामिल थे, जिसमें 2 मुस्लिम थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद इसमें जो है इस रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखी गई थी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर जो ये बात हुआ था पहले कि हमको पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए सांप्रदायिक आधार पर, तो इसमें यह था कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर अल्पसंख्यकों के हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। इसमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। आइए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन कब हुआ था और किसने किसने किया था, उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है परीक्षा में। और इस लीग का उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। क्या था इसमें? इसका उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। तो आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन। ये स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। तो आइए स्वराज पार्टी का गठन क्यों होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, तो असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना हुई थी। पिछले क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था। और चौरी चौरा की हिंसक घटना होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो जिसके उपरांत यहाँ की जनता में, या जो असहयोग आंदोलन से लोग जुड़े हुए लोग थे, उनमें बड़ी घोर निराशा व्याप्त हो गई। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए जो है उन्होंने एक विकल्प के रूप में कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस में कई गुट काम करते थे। कुछ लोग चाहते थे कि जो आंदोलन वापस ले लिया गया, इसको किसी तरीके से आगे चलाया जाए। कुछ लोग जो है परिवर्तन के विरोधी थे और कुछ लोग परिवर्तनवादी थे।
तो जैसे परिवर्तन के विरोधी थे जो गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे, जैसे राजगोपालाचारी थे, ये गांधी जी के परिवर्तन विरोधी थे। लेकिन वही दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो है ये परिवर्तनवादी थे। तो इन्होंने सोचा कि कांग्रेस के अंदर ही हम एक नई पार्टी का गठन करके अब विधानसभा के अंदर प्रवेश करके इस लड़ाई को आगे जारी रखा जाए। तो आइए हम लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, जैसे हमने आपसे भी चर्चा किया कि लोगों में निराशा व्याप्त हो गई थी और लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। क्योंकि गांधी जी चाहते थे, रचनात्मक कार्य करने के इच्छुक थे कि आगे अब रचनात्मक कार्य किया जाए, कुछ समय के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन वही कुछ नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इन्होंने जो है एक नई विचारधारा या एक नई राजनीतिक धारा को जन्म दिया। ये चाहते थे कि विधानसभा में प्रवेश करके इस आंदोलन को आगे जारी रखा जाए। तो इन्होंने क्या किया, विधानमंडल के भीतर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार इन्होंने लाया जो है। तो कांग्रेस का गया में अधिवेशन होता है 1922 ईस्वी में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस का जो गया अधिवेशन होता है वह 1922 ईस्वी में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं, जिनको सी आर दास कहा जाता है। सी आर दास करते हैं और इस प्रस्ताव को लाते हैं कि मतलब कि विधानसभा के अंदर जो है या विधान भवन के अंदर जो है चुनाव के माध्यम से जा करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे क्षुब्ध होकर के सी आर दास जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। और जनवरी 1923 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर, कौन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग मिलकर के एक स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, चुनाव के माध्यम से प्रवेश कर 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम जो बना था उसका विरोध करना था। 1919 में जो भारत शासन अधिनियम बना था उसका विरोध करना था। और ये जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, इसमें पूछा जाता है इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो इस पार्टी के अध्यक्ष सी आर दास थे, अर्थात चित्तरंजन दास। और जो इसके महासचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे, एम एल नेहरू इसके महासचिव थे। इसके जो अन्य नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे, उनमें जैसे इनका नाम बहुत फेमस है, श्रीनिवास अयंगर। ये मद्रास प्रांत के स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। क्योंकि स्वराज पार्टी का अनेक प्रांतों में इसकी स्थापना की गई थी, तो मद्रास प्रांत के स्वराज पार्टी के संस्थापक श्रीनिवास अयंगर थे, वो इसके महत्वपूर्ण नेता थे। और दूसरे एनसी केलकर का भी नाम आता है, ये भी महत्वपूर्ण नेता थे। फिर सी आर दास की स्वराज पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसके अन्य नेता विट्ठल भाई पटेल, ये 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी चुने गए या केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और आइए हम लोग बस ये जितने फैक्ट बताए महत्वपूर्ण फैक्ट है, आइए कुछ हम लोग सी आर दास के बारे में चर्चा कर देते हैं। देखिए, सी आर दास का कहने का मतलब है चित्तरंजन दास से है। चित्तरंजन दास ने इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई की और बैरिस्टर से पढ़ाई करने के बाद यहाँ भारत में वकालत करने लगे। वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पूछा जाता है कि इन्होंने अलीपुर बम कांड के केस में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो सी आर दास जो है, सी आर दास का नाम अलीपुर बम कांड में जो अरविंद घोष उसमें जो है फंसे थे, नामजद थे, उसमें इन्होंने इस केस में अरविंद घोष की तरफ से इन्होंने क्या किया था कि उनका बचाव किया था, जिससे अरविंद घोष रिहा हो गए थे। तो इसमें सी आर दास की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। फिर सी आर दास ने कहा था स्वराज के विषय में कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। सी आर दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। 16 दिसंबर 1922 को एक इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन भी किया जाता है। ये देखिए, इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन किया जाता है। इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन कौन कौन लोग थे इसमें शामिल, एक तो मदन मोहन मालवीय थे, दूसरा मोतीलाल नेहरू थे। और यही मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी से भी संबंधित थे। और 1922 में उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन किया था जिसका नाम इंडिपेंडेंट पार्टी था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो
उसमें दो लोग थे, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू थे। और मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे। ये भी पूछा जाता है, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे।